हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे गवर्नमेंट जॉब मास्टरी पे। दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारा जो चैनल है वो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आरबीआई ग्रेड बी के लिए, तो हम आप लोग के लिए मैनेजमेंट का कोर्स भी लेके आ चुके हैं। तो ये आज मैनेजमेंट का फर्स्ट लेक्चर है। जो फिनेंस का हमारा लेक्चर था यूनिट 4, यूनिट 1, यूनिट 2 हो चुका है। यूनिट 3 में कुछ इन्फ्लेशन का ही बस थोड़ा सा एक्सटेंशन बचा हुआ है, वो भी मैं आप लोग को कवर करवा दूंगा। तो दोस्तों, ये है हमारा मैनेजमेंट का सिलेबस। तो आपको मैं एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ कि हमें इस मैनेजमेंट के सिलेबस में क्या पढ़ना है, और आज हम इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, इसको हम लोग ने आप लोग के लिए अच्छे से ले आया गया है। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ओबी, ये हमारा जो सिलेबस है इसमें कुछ पार्ट्स है। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, इसमें हम लोग एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स पढ़ने हैं, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, एचआर, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शंस और मैनेजमेंट रोल्स, और एक नर्स थ्योरी। ये हमें पहले यूनिट में कवर करनी है। दूसरा यूनिट जो है वो आप लोग का है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें हम पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे दोस्तों पर्सनालिटी के बारे में, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पर्सनालिटी का, रीइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ एरर्स पढ़ेंगे, मोटिवेशन पढ़ेंगे, मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज है, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को दोस्तों। मैस्लोस नीड थ्योरी, हिरार्किकल थ्योरीज जो हम पढ़ते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये सब जो नीड्स होती है, स्टीम नीड्स होती है, हमारी बेसिक नीड्स होती है, साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। तो ये सब जो नीड्स होती है हमारी, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। और ईआरजी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हर्ट्जबर्ग्स के टू फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे, प्रोसेस थ्योरीज पढ़ेंगे। बहुत मज़ा आएगा थ्योरी पढ़ने में, तो मतलब मुझे भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है इसमें। फिर एक लीडरशिप आता है दोस्तों, उसमें कॉन्सेप्ट थ्योरीज पढ़ेंगे, ट्रेड बिहेवियर, कंटिजेंसी, चारिज्मेटिक, ट्रांजैक्शनल, ये सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पढ़ेंगे, इसमें कुछ थ्योरीज है वो उसके बारे में डिस्कस होगा। ये हमारा लीडरशिप के ऊपर आएगा। ये भी बहुत, ये जो 3 टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर मोटिवेशन की थ्योरीज बहुत कंफ्यूजिंग होती है, बट हाँ, मैं हूँ तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको काफ़ी आसान भाषा में पढ़ाऊंगा ये सब थ्योरीज को, और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और लीडरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी बनते हैं। साथ में दोस्तों, जिनका फिनेंस कमज़ोर होता है और अगर वो स्कोर करना चाहते हैं उस पेपर में, ये फिनेंस प्लस मैनेजमेंट एक ही पेपर का पार्ट होता है, जिसमें 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 50 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होते हैं, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्शन होता है। तो उसमें अगर आपका फाइनेंस उतना स्ट्रांग नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका स्कोर अच्छा है, तो आप डेफिनेटली मैनेजमेंट को अच्छे से ध्यान दे सकते हैं और मैनेजमेंट में अपनी पूरी जान लगा सकते हैं और अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। पर हाँ, मैं आपको यह श्योर देता हूँ कि जो मैंने फाइनेंस पढ़ाया है आप लोग को, उसके बाद आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी ईजी वे से आपको फाइनेंस पूरा अच्छे से पढ़ाया है दोस्तों। और आसान नहीं होता इतने आसान भाषा में पढ़ाना। और साथ ही साथ खासतौर पर जब आपका स्केड्यूल इतना हेक्टिक हो, जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के ले आता हूँ। अभी मैं ट्रैवल भी करने वाला हूँ, बट स्टिल आप लोग के लिए वीडियो रुकना नहीं चाहिए, ताकि अभी मैं बस सामान की पैकिंग करूँगा इस वीडियो बनाने के बाद, और आज ही मैं निकलूँगा। बट हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस आप लोग के लिए डालता रहूँ। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब हम अपना लेक्चर जो है वो चालू करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, मैं आपको आज इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगा। तो मैनेजमेंट अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं तो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और बहुत आसान से। मैनेजमेंट दोस्तों, आप एक बात सोचिए, हमेशा जब आप स्कूल जाते हैं, जब कॉलेज जाते हैं, तो एक सब कुछ ना एक प्रॉपर वे में हो रहा होता है, सब कुछ एक स्ट्रक्चर वे में हो रहा होता है। आपका एक टाइम टेबल आता है, ठीक है, आपका टाइम टेबल, उस टाइम टेबल को आप फॉलो करते हैं, बच्चे बैठते हैं, उस हिसाब से टीचर्स आते हैं, फॉलो करते हैं। प्रेयर होगा, फिर आपका पीरियड 1, पीरियड 2, ऐसे करके जितने भी पीरियड आपके स्कूल में होते होंगे या कॉलेज में होते होंगे वो लगते हैं। उस अकॉर्डिंग प्रोफेसर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं पढ़ाने, आपको पढ़ाते हैं, आपको जाते हैं। फिर आपका लंच टाइम होता है, आपका स्पोर्ट्स टाइम भी होता है। तो ये सब एक प्रॉपर प्लानिंग हो रही होती है। प्लानिंग के साथ प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वे होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे होता है। फिर उसके हिसाब से टीचर्स को एलोकेट किया गया होता है, ठीक है, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, स्टाफ मेंबर्स होते हैं। फिर एक प्रॉपर डायरेक्शन भी हो रहा होता है, और टीचर्स मॉनिटर करते, कंट्रोल करते हैं। वो अपना सिलेबस लेके आते हैं, फिर वो अपने टेस्ट लेते हैं, आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं, डायरेक्ट कर रहे होते हैं। फिर आपके मार्क्स कैसे आ रहे होते हैं उसके हिसाब से वो आपको बता रहे होंगे, कुछ टेक्निक्स बता रहे होते हैं कि भाई आपको ऐसे प्रिपेयर करना है ताकि आपके मार्क्स इंप्रूव हो, आप लोग आगे बढ़ो, कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट अगर आपको समझना है तो मैं इसको कुछ स्टेप्स में ब्रेक करूँगा, तो वही आपका मैनेजमेंट है। स्कूल के एग्जाम्पल से, जैसे प्रॉपर प्लानिंग हो रही होती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्लानिंग, ठीक है, एक प्रॉपर आपको प्लान प्लान मिलता है, ठीक है, फिर उसको ऑर्गेनाइज भी करते हैं।
ऑर्गेनाइज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। सेकेंड, यही अगर आप याद कर लिए तो आपका हो गया। स्टाफिंग, स्टाफिंग, ठीक है। 4 डायरेक्टिंग, 5th कंट्रोलिंग। इस सब का जो कॉम्बिनेशन होता है ना दोस्तों, वो होता है मैनेजमेंट, ठीक है। POSDC, अगर आपको मैनेजमेंट इन शॉर्ट बोलेगा कोई, रोहन, रोहित, मैनेजमेंट बताओ, POSDC इज योर मैनेजमेंट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, POSDC, ये आपका मैनेजमेंट होता है। तो अब हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक कॉन्सेप्चुअल वे से तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज, डेफिनेशन के दूसरी पेन यूज़ कर लेते हैं, इसको लिखते भी जाइए दोस्तों, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा चाहिए। इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है that involves POSDC, planning, organizing, staffing, फिर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। आपने प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, स्टाफ किया, डायरेक्ट किया, कंट्रोल किया, किसको? ह्यूमन एफर्ट्स को, ठीक है, ह्यूमन एफर्ट्स को, ह्यूमन एफर्ट्स टू अचीव स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने एक प्रॉपर प्लान बनाया कि मैं इस दिन में इस वे से मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैंने प्लान किया, जब मैंने सिर्फ प्लानिंग किया, बट मैंने सिर्फ प्लान ही किया है अभी कि हाँ मुझे पढ़ाना है आप लोग। अब मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनाइज करना होगा, ठीक है, कि हाँ मैं आपको 9th को मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगा, 10th को मैं आपको स्टाफिंग के बारे में, प्लानिंग के बारे में और अच्छे से डिटेल में समझाऊँगा, ठीक है। तो मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया कि हाँ इस दिन मुझे ये टॉपिक कवर करवाना है। अब मैं उसके लिए एक फैकल्टीज हायर करूँगा, मैनेजमेंट मैं पढ़ाऊँगा, फाइनेंस भी मैं पढ़ाऊँगा या बॉबी सर पढ़ा देंगे आपको फाइनेंस, ठीक है। तो ऐसे मैंने स्टाफिंग कर दिया, फिर अब मुझे डायरेक्ट करना होगा उनको कि भाई देखो ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में आपको पढ़ाना है, इस डायरेक्शन में आपको पढ़ाना है। फिर मेरा मेन मोटो क्या हुआ? मेरा मेन मोटो है आपसे रिजल्ट्स निकलवाना। अब आप लोग हो, ठीक है, आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना मॉक टेस्ट दे रहे हो, अच्छे से ये नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इतने आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे तो मैं आपको डायरेक्ट करूँगा, आपको फिर बताऊँगा, मॉनिटर करूँगा, कंट्रोल करूँगा आप लोग के एफर्ट्स, ठीक है, सही से, या मेरे फैकल्टी सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना, अगर उन लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, बच्चे लोग को उन लोग को गाइडेंस मिल रहा है कि नहीं प्रॉपर, है ना, उनको फिर डायरेक्ट करूँगा, उनको कंट्रोल करूँगा। उनके ह्यूमन एफर्ट्स को मैं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? रिजल्ट लाना। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? कंट्रोलिंग ह्यूमन एफर्ट्स टू अचीव द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आया समझ में? याद करने का तरीका POSDC, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक इंसान आते हैं, वो होते हैं हमारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, उन्होंने भी एक डेफिनेशन बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि, अक्सर पूछ लेता है कि FW टेलर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या आपको एक डेफिनेशन दे देगा, बोलेगा कि डेफिनेशन किसकी है, हु हैज़ प्रपोज्ड दिस डेफिनेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आप लोग को बता देता हूँ। इट इज़ FW टेलर के द्वारा, इट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग what you want to do, what you want to do, and then seeing
that it is done in the best and cheapest way। ठीक है, इजी है। क्या करना चाहते हो आप लाइफ में, और उसको एक बेस्ट पॉसिबल और एक सस्ते वे में आप कर दो। ऐसा आर्ट है। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बिज़नेस करना है, ठीक है, और मुझे एक कपड़े की दुकान, फॉर एग्जांपल मुझे एक कपड़े की दुकान खोलनी है। तो मैं, व्हाट यू वांट टू डू, आई वांट टू ओपन अ शॉप फॉर ट्रेड पर्पस या फॉर क्लोथ्स। ठीक है, अब मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, बेस्ट क्या कर सकता हूँ, बेस्ट मैं कोई गवर्नमेंट स्कीम में चले जाऊँ, ठीक है, जैसे पीएम मुद्रा योजना कोई स्कीम लगा लूँ, उसके हिसाब से अपना मैं खोल लूँ, ताकि मुझे इंटरेस्ट रेट ना देना पड़े। बैंक से तो मैं जा सकता हूँ, बट मुझे इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, बट मैं बेस्ट वे से कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, साथ में वो चीप भी हो गया, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ेगा। 10 लाख का खोला तो 10 लाख रुपए का ही मुझे वापस देना पड़ेगा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर मैं बैंक से लेता तो मुझे इंटरेस्ट लग जाता, तो मैं चीप वे से भी कर लिया। समझ गए FW टेलर का डेफिनेशन। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है दोस्तों, एक होता है इफेक्टिव वर्सेस एफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे TI देख लो, TI देख लो, ये होता है टाइम। यहाँ पे C आ रहा है, ये होता है कॉस्ट। ठीक है, ये होता है कॉस्ट। तो ऐसी चीज़ करना, फॉर एग्जांपल मुझे 10 यूनिट बनाना है, 10 यूनिट ऑफ वर्क करना है। 10 यूनिट ऑफ वर्क मुझे 1 घंटे में करना है। 10 यूनिट ऑफ वर्क मैं 1 घंटे में कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 10 यूनिट ऑफ वर्क 2 घंटे में कर रहा हूँ। मैंने टाइम के साथ वर्क कर लिया, एक इफेक्टिव वे से मैंने वर्क किया। मतलब मैंने 10 यूनिट वर्क तो मैंने उतना ही किया दोनों में, लेकिन मैं कम टाइम में कर लिया, टाइम को बचा के किया, तो वो होता है इफेक्टिव। एफिशिएंट क्या होता है, कॉस्ट को बचा के कर रहा, तो वो होता है एफिशिएंट। इफेक्टिव और एफिशिएंट में इफेक्टिव को हम बोलते हैं थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि वो टाइम से करता है। चलेगा, ये टर्म है जो कि हमें बाद में पढ़ने को मिलेगा, बट मैं फिर भी आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि चीप वे की बात हो रही है, तो एफिशिएंट वे की बात हो रही है FW टेलर के डेफिनेशन के हिसाब से करके मैंने आपको ये टर्म बता दिया अभी। ठीक है, अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर क्या होगा भाई मैनेजमेंट का, सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको 5 M's बताना चाहता हूँ। मैनेजमेंट के 5 M's होते हैं, 5 M's ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, 5 M क्या क्या होंगे, मनी होगा, मटेरियल होगा, मनी मटेरियल, मैन पावर, ठीक है, मेथड, और होगा यहाँ पे मशीन। समझ में आ गया, मनी मटेरियल मैन पावर मेथड और मशीन, ये अपने 5 M's होते हैं। इनके बिना मैनेजमेंट कुछ नहीं है। पैसों के बिना आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, मटेरियल के बिना आप वर्किंग कैपिटल्स जो होती है वो मटेरियल के बिना आप नहीं कर सकते। मटेरियल तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो भी आपका बिजनेस है उसमें मटेरियल तो होना ही चाहिए। फिर मैन पावर, डेफिनेटली आपको मैन पावर की ज़रूरत होगी, और एक प्रॉपर मेथड आप फॉलो कर रहे होंगे कुछ भी चीज़ करने का। और मशीन्स तो डेफिनेटली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, सो मशीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम लोग का पहला नेचर है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। इज गोल ओरिएंटेड। ठीक है, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है बिल्कुल। अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है, आप खुद देखो, अगर आपको RBI ग्रेड बी का ऑफिसर बनना है तो आप डेफिनेटली कुछ प्लान करते होंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, है ना। कुछ प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइज भी करते हो,
फिर कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन होता होगा, कंट्रोल करते हो अपने मेथड्स को। तो मैनेजमेंट भी बहुत गोल ओरिएंटेड होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में आपको गोल अचीव करना है। आप मैनेजमेंट इसलिए कर रहे हो कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो लाइफ में, ठीक है। क्या होता है, फोकस जो रहता है इसमें, ग्रुप गोल्स होता है प्लस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, आया समझ में। ग्रुप गोल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं इसमें। फिर ये होता है इंश्योर्स एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। इसमें आपका फोकस ग्रुप गोल्स में होता है या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में होता है। सेकंड जो है, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। ठीक है, मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, मतलब भाई मैनेजमेंट मेरे लिए एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरी जैसे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक लार्ज यूट्यूब चैनल है जिसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें भी एक मैनेजमेंट है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो छोटा सा यूट्यूब चैनल है, हमारे लिए भी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें भी मैनेजमेंट का जो यूटिलाइजेशन है, मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, हमें भी फॉलो करने होते हैं। हमें भी प्रॉपर मैनेज करना होता है यूट्यूब चैनल को, भले हमारा छोटा क्यों ना, और लार्ज में भी उतना ही करना पड़ता है। तो वही है, मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बड़े यूट्यूब चैनल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर लार्ज और स्मॉल irrespective ऑफ साइज। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसा हमारा स्मॉल यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, फैमिली बिजनेस हो सकता है, फैमिली बिजनेस में भी यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है, गवर्नमेंट आर्मी में भी हो सकता है, क्रिकेट टीम या बिजनेस। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। सेकंड आपका ये हो गया, मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, देख लो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, पहला पॉइंट। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, दूसरा पॉइंट। मेरे साथ आप याद करते करते हुए चलिए, एक मिनट में चार्जिंग लगा देता हूँ। ठीक है, अब थर्ड है, जो मैनेजमेंट है वो एक इंटीग्रेटिव फोर्स है। मैनेजमेंट इज इंटीग्रेटिव फोर्स। ठीक है, इंटीग्रेटिव फोर्स मतलब, आप एक बात बताओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हिरार्कीज होती है। सीईओ है, उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सीईओ होगा, फिर अपने हर एक रीजन के कुछ सेल्स मैनेजर्स होंगे। ठीक है, रीजनल सेल्स मैनेजर। रीजनल सेल्स मैनेजर के अंदर एएसएम्स आएंगे, एरिया सेल्स मैनेजर आएंगे। एरिया सेल्स मैनेजर के अंदर आपके एसओज आएंगे, जो कि अपने होते हैं सेल्स ऑफिसर होते हैं। फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, फिर छोटे छोटे मतलब जो अपने जो एक्चुअल सेल्समैन होते हैं वो उनके अंडर आते हैं। तो इसमें हर एक बंदा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब छोटे छोटे सेल्स मैनेजर अपने अपने छोटे छोटे एरिया का जब सेल्स का टारगेट पूरा करते हैं, फिर एक एरिया सेल्स मैनेजर होता है। फॉर एग्जांपल एक कोई भी एक एरिया है आपका, आप ले लो रांची ले लो या दिल्ली ले लो या छत्तीसगढ़ ले लो, छोटे छोटे एरिया। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट हो गया अपना, रायपुर का अपना डिवीज़न हो गया, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया, अलग अलग जगह हो गया, उसका उसका एक प्रॉपर अपना सेल्स ऑफिसर होता है, वो उस पूरे एरिया को देखता है
कि उसके अंडर के जो सेल्स वाले जो लोग हैं उन लोग अपना सेल्स कर रहे हैं कि नहीं, वो सेल्स ऑफिसर का अपना टारगेट पूरा हो रहा है कि नहीं, उसके टारगेट पर डिपेंड होता है कि पूरे एरिया का, पूरे छत्तीसगढ़ का पूरा हो रहा है कि नहीं। फिर एक रीजन होता है, ईस्ट रीजन, सेंट्रल रीजन, नॉर्थ रीजन, उस रीजन का अपना सेल्स टारगेट पूरा हो रहा है। तो उसके ऊपर जो अपना मेन एक होता है, जो हेड होता है, वीपी होता है, वो देखता है कि अच्छा अपने ऑर्गेनाइजेशन का इतना पूरा टारगेट पूरा हो रहा है। मतलब हर एक चीज़, हर एक इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए वो एक इंटीग्रेटिव फोर्स है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, तो लिख लो कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इनटू अ टीम। पहला पॉइंट, इंटीग्रेट individual goal with organizational goal। ये ठीक है, आ रहा है समझ में। फिर अपना होता है मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है दोस्तों, वो मानते हैं कि सीईओ होता है, बट एक्चुअल में जो काम कर रहे होते हैं ना दोस्तों, वो होते हैं जो इंडिविजुअल वर्कर्स होते हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वहाँ के जो मैनेजर्स होते हैं, उनसे एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखना, आपस में उनका कोऑर्डिनेशन होना, एज अ टीम उनको काम करना, टीम प्लेइंग करना, एक दूसरे का ध्यान रखना, सोशली अच्छे से अपना व्यवहार रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द टीम। हाउ एज अ टीम यू आर परफॉर्मिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप्स एंड द बॉन्ड्स विच द टीम मेंबर्स आर शेयर। अगर टीम मेंबर्स में मुटाव होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो आप अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। लिख दो यहाँ पे, कंसर्न्ड विथ इंटरपर्सनल रिलेशंस। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर इंपॉर्टेंट, ह्यूमन फैक्टर इंपॉर्टेंट है। फिर गुड मैनेजर इज अ लीडर, नॉट अ बॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है। महेंद्र सिंह धोनी इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स। ठीक है, बॉस नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई तुम ऑर्डर दो बस कर लो, नहीं, अच्छे से अपने रिलेशंस बिल्ड करना, सबको साथ में लेके चलना, पता होना कि कौन से इंडिविजुअल में क्या पोटेंशियल है, उसका बेस्ट आउटपुट निकलवाना। धोनी सर को तो आप जानते ही हैं माही भाई, तो महेंद्र सिंह धोनी से अच्छा लीडर कोई नहीं है। वो जानते थे किस बॉलर से क्या काम कराना है, किस क्रिकेटर में क्या क्वालिटीज़ है। भले ही वो ऑन पेपर छोटा दिखता है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड जब रिजल्ट की बात आती है तो वो उस बंदे से बहुत बेस्ट रिजल्ट निकलवा के लेते हैं। तो एक बहुत बढ़िया लीडर है महेंद्र सिंह धोनी। तो वो एक एग्जाम्पल है कि ही इज़ अ लीडर नॉट अ बॉस। ठीक है, तो अपना 5th पॉइंट हो जाएगा, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिन में होता है मैनेजमेंट, बहुत डायनेमिक प्रोसेस है, बहुत डायनेमिक है, वोलेटाइल प्रोसेस है। लिख दो यहाँ पर, इट इज डायनेमिक। ठीक है, फिर मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आज तुमने मैनेज कर लिया कल तुम मैनेजमेंट रोक दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, तुम्हें हर एक स्टेप पे कंटिन्यू करना होगा मैनेजमेंट को। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मैनेजमेंट एक दिन का होता है, 2 दिन का होता है, रेगुलर प्रोसेस है। ब्लास्ट फर्नेस से आयरन बन रहा है, वो एक पूरा प्रोसेस है, वो बनता रहेगा, उसको रोकना थोड़ी ना है।
वो आज जो टारगेट है वो कंप्लीट करेगा, कल अलग टारगेट्स होंगे, परसों अलग टारगेट्स होंगे, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट्स यू हैव टू प्रोड्यूस. So for that, your management should be continuous. It's not like that कि आज हुआ ख़त्म कल मैनेजमेंट बंद हो गया, नहीं, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. ठीक है, तो आप वही, आपको मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन बताई है. प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग. ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है. अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे ये प्रोसेस वापस रिपीट होंगे, आपके नए टारगेट्स के हिसाब से ये प्रोसेस वापस रिपीट हो जाएंगे. तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है POSDC. एटलीस्ट आप इस क्लास के एंड में बोलेंगे सर हमें ये मैनेजमेंट पता चल गया, POSDC इज मैनेजमेंट. और आपको इतना भी पता चल गया ना दोस्तों, POSDC अगर मैनेजमेंट है, बस हो गया आपका काम. मैं भी सफल हो गया कि आपको ये पता चल गया. ठीक है, फिर लास्ट जो है हमारा, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल. ठीक है, मैनेजमेंट को आप क्या छू सकते हो क्या? नहीं भाई, मैनेजमेंट अपने आप में एक फीलिंग है, इमोशंस है. मैनेजमेंट को आप छू नहीं सकते, एक इनविजिबल फोर्स होता है. इट इज़ एन इनविजिबल फोर्स. मैनेजर्स आर टेंजिबल. जो मैनेजर होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, बट जो मैनेजमेंट है वो इंटेंजिबल. यू कैन राइट लाइक दिस, मैनेजर्स आर टेंजिबल, but management is an invisible force, and hence it is an intangible प्रोसेस. ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया आपको लोग को? यहाँ तक आया समझ में? अब एक मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में हम डिफरेंस देख सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. आज फर्स्ट क्लास है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा समझ लें इस टॉपिक को, थोड़ा कंसाइज ही रखते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा से आदत है कि फर्स्ट क्लास में उतना ज़्यादा मैं डिटेल नहीं देना पसंद करूँगा आप लोग को. आप लोग को ज़्यादा बर्डन नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग ट्रांजिशन फेज़ में फाइनेंस पढ़ रहे थे, तो हम मैनेजमेंट में आए. थोड़ा सा आप डाइजेस्ट भी कर लीजिए, ये एटलीस्ट इतना ही. POSDC को डाइजेस्ट कर लीजिए आप. FW टेलर की डेफिनेशन क्या थी वो अच्छे से करना. पहले आपको पता होना चाहिए क्या करना है, ठीक है, फिर उसको बेस्ट और चीपेस्ट वे से करना, वो FW टेलर ने बोल दिया. फिर हमने 5 M's पढ़ा, मनी, मटेरियल, मैन पावर, मेथड एंड मशीन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैनेजमेंट के लिए. 5 M's आपको, इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. फिर हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा. मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड चीज़ें हैं, बिल्कुल है. मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, हर एक चीज़ों में फॉलो होगी, चाहे आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो. मैनेजमेंट एक इंटीग्रेटिव फोर्स है, हर एक इंडिविजुअल एफर्ट्स पर डिपेंड करता है. मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है, डेफिनेटली. इंटरपर्सनल स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है, ह्यूमन फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है. तो आपने देखा ही, गुड मैनेजर जो होता है वो एक लीडर होता है, बॉस नहीं होता. और जो हमने MSD का एग्जांपल भी लिया था इसमें. फिर मैनेजमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ है, डायनेमिक प्रोसेस है. मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हमेशा चलता रहता है. इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. POSDC इसमें आप लगा सकते हैं. फिर मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, इसे आप छू नहीं सकते, इसे आप बस महसूस कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. और इसकी जो PDF है दोस्तों, वो आपको हम टेलीग्राम चैनल पे हम शेयर करेंगे दोस्तों. तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करूँगा, तो उससे प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए. और आपके जो भी डाउट्स है उसे हमें टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिए या कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए. दोस्तों हम चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम इसी साल निकल जाए, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, हमारे यहाँ से अगर कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, भला ही हमारा चैनल छोटा है, कोई बात नहीं, हम भी धीरे धीरे बढ़ेंगे, हम भी इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, हम भी काफ़ी लार्ज स्केल में ऑपरेट करेंगे एक टाइम बाद. बट हाँ, लेकिन हमसे जो भी पढ़ेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे भाई कि हर एक बच्चा जो भी यहाँ पढ़ रहा है उसका कुछ ना कुछ भला हो, और वो अपना जो गवर्नमेंट जॉब का सपना लेके चल रहा है, RBI ग्रेड बी ऑफिसर का,
वो हम डेफिनेटली गारंटी देते हैं कि भाई कोर्स तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में भी दीजिए, ताकि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता महंगी कोचिंग्स को, एटलीस्ट उन बच्चों के लिए यहाँ पे फ़ायदा हो जाए और बच्चे लोग आईबीए की तैयारी करें अच्छे से और उनके एग्ज़ाम इसी साल निकले और अपने घर वालों को बहुत खुश रखें और सपना पूरा करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। चलो, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।